नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज हम समुद्र विज्ञान लेक्चर 2 महासागरों के नीतल का उच्चावच रिलीफ ऑफ ओशियन बॉटम को देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ ओशनोग्राफी को देखा था, जिससे संबंधित 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सॉल्व किया गया था। तो शुरू करते हैं लेक्चर 2 महासागरों के नीतल का उच्चावच। पृथ्वी के धरातल के अवनयन क्षेत्र पर पाए जाने वाले विस्तृत लवण या खारे जल के भंडारों को हम महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है, चाहे वह महासागरों में हो, झीलों में हो, भौमजल में हो या नदी नालों में, वायुमंडल में, इन सब को सम्मिलित रूप में हम जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी के ग्रहीय तंत्र के 4 घटकों यानी वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल में से एक है। सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। महासागर पृथ्वी के तापक्रम को सामान्य बनाते हैं। जल से प्राप्त जीव, विशेषकर मछलियाँ, प्रत्यक्ष रूप में मानव भोजन का 2% प्रदान करती हैं। महासागरों से विश्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का 33% प्राप्त होता है। 20% तो केवल मग्न तटों पर ही उपलब्ध रहता है। पृथ्वी पर संपूर्ण जल का 97% महासागरों में है, खारे जल के रूप में। शेष 3% मीठा जल हिमानियों, हिमटोपियों, भौमजल, झीलों, नदियों आदि में पाए जाते हैं। पृथ्वी को हम जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 71% भाग भूमंडलीय महासागरों से आवृत है। अब देखते हैं महासागरों का आकार, साइज ऑफ द ओशियंस। अगर हम पृथ्वी का कुल धरातलीय क्षेत्रफल देखें तो यह लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर या 70.8% क्षेत्र पर महासागर और सागर फैले हुए हैं, जबकि 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर या 29.2% क्षेत्र पर महाद्वीप स्थित हैं। अगर हम महासागरों की औसत गहराई को देखें तो यह 3800 मीटर है, जबकि स्थल की औसत ऊंचाई केवल 840 मीटर है। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम जल और स्थल के वितरण को देखें तो यहाँ स्थल 61% पर है और जल 39% पर। स्थलीय भाग की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध को हम स्थल गोलार्ध या लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिणी गोलार्ध पर जल और स्थल के वितरण को देखें तो यहाँ जल 81% पर और स्थल 19% पर है। इसीलिए जल की अधिकता के कारण हम दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध या वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं। महासागरीय बेसिन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, एक है महाद्वीपीय सीमांत कॉन्टिनेंटल मार्जिन और गंभीर महासागरीय बेसिन। चित्र में ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है और बीच में गंभीर महासागरीय बेसिन स्थित है, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। महाद्वीपीय सीमांत महाद्वीपों के अंतिम भाग होते हैं। विवर्तनिक क्रिया द्वारा महाद्वीपीय सीमांत अत्यधिक प्रभावित होते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात अपसारी डाइवर्जेंट प्लेट के किनारों की ओर लगे महाद्वीपीय सीमांतों को निष्क्रिय सीमांत पैसिव मार्जिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के महाद्वीपीय सीमांत अंध महासागर के चारों ओर से घिरे हुए हैं। इन्हें कभी कभी अंध महासागर प्रकार अटलांटिक टाइप सीमांत भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं, अर्थात अभिसरण प्लेटों के किनारे के निकट महाद्वीपीय सीमांतों को सक्रिय सीमांत एक्टिव मार्जिन कहा जाता है। यहाँ पर 2 प्लेटों के टकराने से भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक प्लेट, भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे जा रही है और प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। प्लेटों के टकराने के कारण यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती हैं। यह महाद्वीपीय सीमांत प्रशांत महासागर में अधिक प्रचलित है। इसे कभी कभी प्रशांत प्रकार पैसिफिक टाइप सीमांत भी कहते हैं। अगर हम महाद्वीपीय सीमांत की बात करें तो
इसके दो प्रमुख विभाग होते हैं। पहला एक उथला तट के निकट लगभग सपाट महाद्वीपीय निमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इस चित्र में यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। इसे केवल महाद्वीपीय मग्न तट भी कह सकते हैं। और दूसरा अधिक ढालू महाद्वीपीय ढाल, चित्र में महाद्वीपीय मग्न ढाल है। मतलब दो विभाग हैं, मग्न तट और मग्न ढाल। उच्चतादर्शक या उच्चतामितीय वक्र हिप्सोग्राफिक कर्व स्थलखंड की ऊंचाइयों और महासागरों की गहराइयों के आंकड़ों को लेकर उच्चतादर्शी आरेख तैयार किया जाता है। 1921 में कौसिना नामक विद्वान ने समुद्र तल को आधार मानकर उच्चतामितीय वक्र बनाया था। इसमें क्षेत्रफल क्षैतिज रेखा के सहारे और समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों तथा गहराइयों को खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन के सहारे प्रदर्शित किया जाता है। इस आरेख पर जिस वक्र का निर्माण होता है उसे उच्चतादर्शी अथवा हिप्सोमेट्रिक वक्र भी कहा जाता है। इस वक्र के द्वारा स्थलखंड के उच्चतम भाग से लेकर महासागर के नीतल के सर्वाधिक गहरे भाग तक के ढाल को दर्शाया जाता है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इस ऊपर वाले चित्र में पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका और अटलांटिक ओशन के नीतल उच्चावच को दर्शाया गया है। ये आपका पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और ये आपका अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। अगर हम इस वक्र को देखें तो स्पष्ट रूप से हम महासागरीय उच्चावच को मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है गंभीर समुद्रीय मैदान डीप सी प्लेन्स और चौथा है महासागरीय गर्त ओशियनिक डीप्स। इनके अलावा कुछ अन्य लघु आकृतियां भी पाई जाती हैं, जिनमें महाद्वीपीय उठान कॉन्टिनेंटल राइज, अंतःसागरीय कंदरा, महासागरीय कटक और समुद्री पहाड़ियां शामिल हैं। इस चित्र में आप सभी उच्चावच को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले है महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर कॉन्टिनेंटल राइज का हिस्सा आ जाता है, फिर गंभीर सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, अंतःसागरीय कंदराएं, महासागरीय कटक, समुद्री पहाड़ियाँ। एक एक उच्चावच को हम विस्तार से देखेंगे।